नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इस समय आप सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। लेकिन जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कामसूत्र में जिन चीजों का वर्णन नहीं है, ऐसी कुछ चीजें जो अन्य शास्त्रों में वर्णित हैं या अन्य ग्रंथों में वर्णित हैं, शास्त्र तो काम शास्त्र ही है वो भी, तो उनकी चर्चा भी चूंकि आवश्यक है। अभी तक हमने सांप्रयोगिक प्रकरण में ये तो देख लिया कि समृद्ध क्या होगा, यानी 6 अंगुल की साइज हो पुरुष की और इतनी ही स्त्री की साइज हो, तो वो लिंग के अनुपात के आधार पे, फिर वेग के अनुपात के आधार पे, और फिर बाद में भाव के आधार पे, समय के आधार पे इनके अलग अलग प्रकार होंगे। तो भैया वेग के अनुसार या भाव के अनुसार, यानी समय के अनुसार या लिंग के अनुपात से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए उपयुक्त होगा, ये अगर हमें जानना हो तो यहां कामसूत्र की इस प्रथम अध्याय में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। जबकि रति रहस्यकार जब स्त्री के प्रकारों की चर्चा करते हैं तो उन्होंने कुछ लक्षण जो दिए वो लक्षण बहुत प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं और उपयोगी हैं। कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में जब पुरुष की बात की तो व्यूढ़ो रसको वृषस्कंधा शाल प्रांसुर महाभुजा, रघुवंशी राजाओं का वर्णन करते हैं, तो उन्होंने भी इस प्रकार के चित्र खींचे हैं। तो आज का ये वीडियो हम, चूंकि मेरा पीएचडी का विषय नायिका विवेचन रहा है, स्त्रियों के प्रकारों की चर्चा वही मेरा विषय रहा है, इसलिए इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा, इसलिए तो नहीं कह रहा हूं कि जिनका विवाह हो गया और वो ये सोचने लग जाएं कि ये तो बड़ा गलत हो गया है, ये तो पात्र हमारे लिए अनुकूल ही नहीं है। भैया जो हो चुका है वो तो आप भोग रहे हैं, आपके लिए यहां कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे नवयुवान हैं जिनके लिए ये वीडियो बड़ा ही उपयोगी हो सकता है। हम जन्म कुंडलियां मिलाते हैं, हम वर्ण मिलाते हैं। जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवसाय की बात कर रहा हूं कि डॉक्टर कहता है कि मुझे डॉक्टर मिल जाए, इंजीनियर कहता मुझे इंजीनियर मिल जाए। कुछ अध्यापक भी अब इस कक्षा में आ गए जो ये कहते हैं कि हमें कोई पढ़ाने वाली मिल जाए। लेकिन क्या हम शारीरिक गुणधर्मों का भी विचार करते हैं जिसपे कि हमारा पूरा संसार या वैवाहिक संसार टिका हुआ है? चलिए आज हम चर्चा करेंगे इसकी। देखिए होता क्या है, शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उनकी, जितने लोग हैं कहते हैं कि नीम के पेड़ की 2 पत्तियां भी एक जैसी नहीं होती हैं। तो हम सब तो अलग अलग हैं ही हैं, इसीलिए सब अलग अलग पहचाने भी जाते हैं। वो बात अलग है कि कहीं कहा है कि संसार में एक जैसी शक्ल के 7 लोग तो होते ही हैं। तो ठीक है, ऐसे 7 लोग हो सकते हैं जो इस तरीके से एक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में एक विशिष्ट होता है, उसका अपना एक वैशिष्ट्य होता है। अब जो शारीरिक अंग हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके अनुसार हमको परिकल्पना ये करनी है, हमको जानना ये है, हमें समझना ये है कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, इस व्यक्ति का
लिंग परिमाण क्या हो सकता है, और ये व्यक्ति हमारे लिए जीवन में किस प्रकार से सार्थक साथी सिद्ध हो सकता है। ये दोनों पक्ष के लिए है। पुरुष को ये चीज स्त्री में देखनी है, स्त्री को ये चीज पुरुष में देखनी है। चलिए थोड़ी सी मेरी बात कर दूं, क्योंकि मेरा पीएचडी का विषय ये था, और जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस समय मेरी आयु कुछ 23 साल की रही होगी, और 23 साल की उम्र में विवाह तो नहीं हुआ था, और पीएचडी में इसी विषय के ऊपर कर रहा था। तो तब किसी भी विवाह के संबंध के बारे में अगर कोई बात आती थी तो लोगों का ध्यान किसी चीज पे जाए, लेकिन मैं तो चित्र देख करके भी, क्योंकि तब आजकल की तरह बहुत फिल्टर नहीं हुआ करते थे, चित्र व्यक्ति का जैसा होता था वैसा ही व्यक्ति अधिकांशतः पाया जाता था, तो उसके आधार पे भी ये जानने की कोशिश या ये अनुमान लगाने की कोशिश किया करता था कि ये जो पात्र हमारे लिए संबंध के लिए आया है ये किस कक्षा का होगा। अब चलिए, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, भूमिका भी काफी बड़ी हो गई है। 3 प्रकार वात्स्यायन ने शश, वृषभ और अश्व ये किए पुरुष के, और 3 ही प्रकार मृगी, वड़वा और हस्तिनी स्त्री के किए। जब हम रति रहस्य पढ़ते हैं तो वहां जात्याधिकार में आचार्य वात्स्यायन के ये अनुयायी रहे हैं, काम शास्त्री परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। पंडित कोक, जिनके नाम पे काम शास्त्र का दूसरा नाम ही कोक शास्त्र हो गया, उन्होंने पुरुष के प्रकारों में कुछ ज्यादा बात नहीं की, लेकिन स्त्रियों के अलग प्रकार से 4 प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि पद्मिनी, चित्रिणी, संखिनी और हस्तिनी ये स्त्री के 4 प्रकार होंगे। इनके गुण धर्मों को भी उन्होंने प्रस्तुत किया कि पद्मिनी है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी। अब चूंकि हम ये कह सकते हैं कि कामसूत्र काम शास्त्री परंपरा का प्रारंभिक ग्रंथ है, भले उसमें कहा गया है कि 7 आचार्य हुए, उन्होंने एक एक विषय को लेकर के एक एक प्रकरण, अब जो यहाँ पे है उसको लेकर के पूरा एक एक ग्रंथ लिखा है। वो सब बातें मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो उपलब्ध ग्रंथ है काम शास्त्री परंपरा का, कामसूत्र उसका पहला ग्रंथ है। तो उसमें जिन चीजों को अलग अलग ढंग से विचारा गया कि लिंग के परिमाण की बात करें, आप वेग की बात करें, आप भाव यानी काल समय की बात करें, लेकिन ऐसा भी तो संभव है कि जो व्यक्ति लिंग के परिमाण में 6 अंगुल का परिमाण रखता है, वो वेग के मामले में भी इसी कक्षा में आता हो, और वो भाव के मामले में भी इसी कक्षा में आता हो। चलिए, भाव की बात तो ऐसी है कि ये प्रयत्न साध्य है, यानी काल जो है, समय जो है, शीघ्र स्खलन को दीर्घ स्खलन में बदलना, ये एक अभ्यास का काम है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन लिंग के अनुपात को, चाहे जापानी तेल बिकता हो बाजार में, चाहे कोई किसी भी प्रकार के तेल बेचता हो, वो सारी परिकल्पनाएं हैं, वो सारी दंत कथाएं हैं। जो आपका शरीर जिस अनुपात और परिमाण का है उसको बदला नहीं जा सकता है। हां, कुछ आसन इस प्रकार के जरूर बताए जाएंगे आगे चल के कि जिनके आधार पे आप अपने प्रयोग को सरल और सफल बना सकते हैं।
तो यहां रति रहस्यकार ने जब स्त्रियों की चर्चा शुरू की तो उन्होंने अंग प्रत्यंग, गुण, धर्म, चाल ढाल, यहां तक कि उसकी आवाज, उसके बोलने की स्टाइल, इन सब के आधार पे ये निर्धारित किया कि ये पात्र जो है ये इस कक्षा का है। अब आप स्वयं को पहचानते हैं, पुरुष को पता है कि वो किस कक्षा का है, तो उसको किस प्रकार की स्त्री के प्रेम में पड़ना चाहिए वो निर्णय कर सकता है। अब आप कहेंगे कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की ही इस प्रकार से चर्चा हुई, पुरुषों की तो इस प्रकार से चर्चा ही नहीं हुई है। वास्तविकता है कि बहुत अधिक चर्चा पुरुषों की नहीं हुई है, लेकिन मैं वो चर्चा अवश्य करूंगा। मैं उस चर्चा को आपके सम्मुख अवश्य पहुंचाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो ये वीडियो जितने उपयोगी पुरुषों के लिए हैं या जितना उनको आनंद देने वाले रहेंगे, उतने ही उपयोगी ये स्त्रियों के लिए भी रहेंगे। चलिए पहले स्त्रियों की चर्चा करते हैं। तो रति रहस्यकार कहते हैं कि पद्मिनीम तदनु चित्रिणीम ततः संखिनीम तदनु हस्तिनीम विदुः उत्तमा प्रथम भाषिता ततो हीयति युवती उत्तरोत्तरम। भैया सबसे पहले पद्मिनी, स्त्री का दूसरा प्रकार है चित्रिणी, तीसरा प्रकार है शंखिनी और चौथा प्रकार है हस्तिनी। इनमें पद्मिनी ये सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, और फिर क्रमशः उसके बाद चित्रिणी, फिर शंखिनी, और कोई नहीं मिले भैया तो हस्तिनी। ऐसा नहीं कह सकते। यहां पे यही कहा है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। अगर पुरुष के लिए उसका सभी लिंग अनुपात वगैरह पद्मिनी के उपयुक्त है, तो पद्मिनी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। देखिए, स्त्री के प्रकार में आप ये कह सकते हैं कि पद्मिनी सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन हम यहां स्त्री के सिर्फ शारीरिक सौंदर्य और सौष्ठव की चर्चा करने नहीं बैठे हैं। हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो हमारी उत्तम जीवन साथी सिद्ध हो। तो भैया, पुरुष के अनुपात के अनुसार, पुरुष के अपने वैशिष्ट के अनुसार पद्मिनी किन के लिए उपयोगी है, चित्रिणी किन के लिए उपयोगी है, शंखिनी किन के लिए उपयोगी है और हस्तिनी किन के लिए उपयोगी है, इन चीजों को समझें और अपने लिए उपयुक्त। अब पुरुष, उसको तो स्वयं को पता है कि उसका लिंग अनुपात क्या है। शायद ही कोई ऐसा पुरुष होगा, मैं कहता हूं कि 100 में नहीं, हजारों में कोई एक ऐसा होगा कि जिसने अपनी विवाह से पूर्व की समस्त आयु संपूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ गुजारी होगी। मैंने पहले भी कहा कि पुरुषों के लिए तो हस्तमैथुन ये बड़ी ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि उनको किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो तो स्वयं को, अपने स्खलन के काल को, अपने लिंग के अनुपात को, अपने वेग आवेग को, सबको पहचानते हैं। तो भैया, पद्मिनी सबसे श्रेष्ठ नायिका है, ये सच है, लेकिन आपके लिए वो उपयुक्त है या नहीं, ये तो आपको समझना है। तो विषय विस्तृत है, इसकी चर्चा हम, पद्मिनी की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्रमशः ये वीडियो देखते रहें, क्योंकि ये अत्यंत उपयोगी हैं। यहां मैं
आपके लिए कोई एरोटिक वीडियो बनाने नहीं बैठा हूं। यहां इन वीडियो का सबसे पहला लक्ष्य है काम शास्त्र की शिक्षा प्रदान करना, जो हमारे शास्त्रों में निहित है और जो हमारे लिए विहित भी है। लेकिन कालांतर के साथ में हमने काम के विषय को ही ऐसा बना दिया जैसे कि ये बड़ा ही निकृष्ट है, सब इसी की संतान है, सब इसी के दास हैं, और फिर भी क्यों इसको इस तरीके से मानते हैं कि इसकी चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। मुझे जब पीएचडी का विषय दिया था तब भी मुझसे पूछा गया था, इस विषय पे करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, और इस पे पीएचडी करने में आनंद भी आएगा। और वास्तव में जीवन का एक अलग ही अवसर था वो। 23 ईयर की उम्र, नवयुवानी में इन सभी विषयों का अध्ययन जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ। तो वो शिक्षा आप तक भी पहुंचे, इसका ये प्रयास है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि निवास।